अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि बादशाह कैदू की एक बेटी थी जिसका नाम इग्यारने था, जिसका तातारी ज़ुबान में मतलब रोशन चांद है। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और सोने पर सुहागा ये कि इतनी मजबूत और बहादुर भी थी कि इसके वालिद की पूरी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ताकत के मार्कों में इससे आगे निकल सके। ये वो अल्फाज हैं जिसमें अतालवी ताजिर, मुहिमजो और मुसन्निफ मार्को पोलो ने अपनी किताब बुक ऑफ वंडर्स में एक ऐसी शहजादी की कहानी सुनाना शुरू की जो दुनिया के सबसे ताकतवर खानदानों में से एक से ताल्लुक़ रखती हैं। इसे खतलून कहा जाता है, हालांकि वो कई दूसरे नामों से भी जानी जाती थी, जिनमें से एक इग्यारने भी था जो मार्को पोलो ने इस्तेमाल किया। 13वीं सदी में मंगोल सल्तनत यूरोप में हंगरी की सरहदों से लेकर मशरकी बहर चीन तक फैली हुई थी और इस पर चंगेज़ खान की जानशीन की हुकूमत थी। खतलून चंगेज़ खान की चौथी नस्ल से थीं और ओदे खान की पड़पोती थीं, जिन्हें चंगेज़ खान ने खुद अपना जानशीन मुकर्रर किया था। इसलिए उनके वालिद सबसे ताकतवर मंगोल खानों यानी आला हुक्मरानों में से एक थे। लेकिन उनके नस्ल से बढ़कर ये उनकी गैर मामूली शख्सियत थी जिसने मार्को पोलो को मोह लिया, न सिर्फ इस वजह से कि वो चंद बेहतरीन जंगजुओं में से एक थीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस वक़्त तक शादी से इनकार कर दिया कि जब तक उन्हें कोई ऐसा मेहरबान आदमी न मिले जो उन्हें शिकस्त दे सके। यह कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि तमाम मंगोल मर्दों और औरतों की तरह वो एक माहिर तीरंदाज और बेहतरीन घुड़सवार होने के अलावा मंगोलिया की फ्री स्टाइल कुश्ती बोक की एक अजीम जंगजू थीं, जिसमें ज़मीन को छूने वाला पहला शख्स हार जाया करता था। ये किसी भी दावेदार के लिए खुल्लम खुल्ला चैलेंज था कि अगर वो उन्हें हरा देता है तो वो उससे शादी कर लेंगी, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे 100 घोड़े देना होंगे। ये बात तमाम मुमलिकतों में फैल गई और इतने नौजवानों ने चैलेंज कबूल किया कि नाकाबिले शिकस्त खतलून के पास 10,000 घोड़े जमा हो गए। मार्को पोलो के मुताबिक एक शहजादे ने 100 घोड़े की बजाय 1000 घोड़े की शर्त लगाई, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या जीतना चाहता है। ये मार्को पोलो की 15वीं सदी के एडिशन में शाया की गई एक तस्वीर है, जिसमें खतलून की लड़ाई के मंजर को देखने के लिए उसके वालिद कैदू और उनकी बीवी दरबारी मुकाबला देख रही हैं। उनका कहना है कि कैदू बहुत खुश थे, क्योंकि वो एक खूबसूरत नौजवान और एक अजीम बादशाह का बेटा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से मिन्नत की कि इसे जीतने दें। खतलून ने यकीनन इनकार कर दिया और ऐसे शायकीन के घेरे में लड़ने गईं जो सब चाहते थे कि वो हार जाएं ताकि इतना खूबसूरत जोड़ा एक साथ हो सके। खतलून और नौजवान लड़ने के लिए आए और उन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर बहुत खूबसूरत आगाज़ किया, लेकिन इस नौजवान का मुकाबला हारने में ज़्यादा देर ना लगी। जल्द ही खतलून को 1000 घोड़े मिल गए और नौजवान शहजादा शर्मिंदा होकर अपने मुल्क वापस चला गया। अगरचे कभी कभी ऐसा लगता है ये कोई दो मलाई कहानी नहीं है और ना ही ये किसी अफसाने का प्लॉट है, हालांकि तारीखी एतबार से मार्को पोलो को बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद जरिया भी नहीं समझा जाता है। उनकी मकबूल किताब बहुत से लोगों के लिए शुरू में एक अफसाना थी, जुज़ी तौर पर इसलिए कि इसमें मंगोलों को इस तरह बयान नहीं किया गया जैसा कि उनके बारे में ख्याल किया जाता है, यानी बेरहम खूनख्वार अफरियत जो पूरी दुनिया को खा जाना चाहते थे, बल्कि इस किताब में ये काबिल तारीफ़ और मजहबी इंसान थे। लेकिन अगरचा मार्को पोलो की यादाश्तें कभी कभी झूठ लगती हैं, लेकिन वो झूठे नहीं थे। और खतलून की प्रोफाइल अगरचा अफसानों से भरी हुई है, लेकिन इसकी बुनियाद तारीखी तहरीरों पर है, ख़ास तौर पर राशिदुद्दीन हमदानी की तहरीरों पर, जिन्होंने उन्हें अपनी किताब जामिल तरवीज में जगह दी है, जो 14वीं सदी में मंगोल सल्तनत के बारे में एक मुनफरद माखज़ था। ताहम उनमें ऐसी तफसीलात मौजूद हैं जो मेल नहीं खाती हैं। बुनियादी ज़राए की कमी की वजह से बाहर के लोग मंगोलों के बारे में लिखते थे, जिसमें से अक्सर उनके दुश्मन हुआ करते थे। लिहाजा खतलून की कहानी आधी अफसानों और आधी इम्कानात पर मबनी है, लेकिन इसके बारे में जो कुछ भी मालूम है वो बहुत दिलचस्प है। हम जानते हैं कि वो कैदू की अकलौती बेटी थी और एक सियासी मुशीर, अदालत में और हिकमत अमली के तौर पर जंग में वो उनकी पसंदीदा हुआ करती थी। हालांकि उनके 14 बड़े भाई भी थे। बादशाहों ने बहुत सी लड़ाइयों में ले गए जो उन्होंने लड़ी, ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदार कबलाई खान के खिलाफ, जो युआन ख़ानदान के पहले शहंशाह हुआ करते थे। मार्को पोलो कहते हैं कभी कभी वो दुश्मन की फ़ौज की तरफ बढ़ती, वहाँ एक आदमी को पकड़ती और इसे अपने बाप के पास ले जाती, जैसे उकाब किसी परिंदे पर चबकता है। इसके जिस्म के बारे में मार्को पोलो ने यह लिखा है कि वो इतनी लंबी और मजबूत थी कि उसे तकरीबन एक द्यो ही समझा जा सकता है। हम ये भी जानते हैं कि बगैर हारे ही वो आखिरकार शादी के लिए राज़ी हो गई थीं। कहा जाता है कि उनके वालिद के दुश्मनों में ये अफवाहें फैल गईं कि उनके और उनके वालिद के दरमियान नाजायज़ ताल्लुक़ हैं और उन्होंने उनकी तरदीद करने का फ़ैसला किया। अगरचा ये वाज़िया नहीं है कि उनका शोहर कौन था। राशिद बताते हैं कि खतलून को क़ाज़ान से मोहब्बत थी, जो 1295 में फ़ारिस के ख़ान बने थे, लेकिन इन दोनों ने शादी नहीं की।
कुछ तारीखी हवालों में कहा गया है कि ये खुशकिस्मत आदमी एक खूबसूरत कातिल था जिसे कबीलाई ने अपने वालिद को कत्ल करने के लिए रखा था, जिसे बहादुरी का मुजाहरा करने पर माफ़ कर दिया गया था। ज़्यादातर मौरखीन जिस बात पर मुत्तफिक हैं वो ये है कि कैदू अपनी बेटी खतलून को वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन ना सिर्फ उनके भाई इस बात के मुखालिफ थे बल्कि वो खुद भी इस किस्म की ताकत में दिलचस्पी नहीं रखती थी। उनकी तो बादशाही मैदान जंग में थी। नाकाबिले शिकस्त जंगजू खतलून 1306 में नामालूम वजूहात की बिना पर हलाक हुई और कुछ का कहना यह है कि उनकी मौत मशकूक हालात में हुई। तब से अब तक कई अफसाने उनकी कहानी से मुतासिर होकर लिखे गए हैं। 21वीं सदी में वो कॉमिक्स, वीडियो गेम्स और अदब में एक हीरोइन के तौर पर पहचानी जाती हैं। इनमें से एक किताब शहजादी खतलून 2017 है, जो मल्टी अवार्ड याफ्ता मंगोल सहाफ़ी, मुसन्निफ, फिल्मसाज और कारकुन शोदोटेक्स बातासून की है। ये तारीखी नावल पूरे 1 साल तक मंगोलिया की बेस्ट सेलर फहरिस्त में सबसे ऊपर रहा है और इस पर फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम खतलून द वॉरियर प्रिंस 2021 था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? अपनी पसंद का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बिला झिझक कीजिएगा।